हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5। और कौन से प्रश्न वाले का है? ये प्रश्न वाले 1.1 का है ना। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले का सारा वीडियो आपने देखा और आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो जोर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलिए डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ना एक नया सा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या करना है सर? जांच करना है क्या किसी प्राकृतिक संख्या, पहला आ गया सर प्राकृतिक संख्या। पढ़ते चलते हैं समझते चलते हैं, है ना। चलिए पढ़ते चलते हैं समझते चलते हैं। पहला आता है बात प्राकृतिक संख्या की, है ना। प्राकृतिक संख्या की मतलब नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं हम सर? नेचुरल नंबर की, है ना, जिसे कैपिटल एन से भी हम डिनोट करते हैं। क्या होती है सर? तो गिनती की जितनी भी संख्या होती है, मतलब बोलते हैं ना गिनने वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे 1 बढ़ते जाएगा, उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। पहला चीज समझ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या n, यानी n के मान हम इन्हीं में से कोई लेंगे। यानी n के मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 ऐसे 6 आगे आगे, यानी यानी n का मान क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। के लिए संख्या 6 टू द पावर n, क्या कौन सी संख्या बोला गया है? 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n ये संख्या बोला गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पूछा क्या है? क्या, यहां क्या लगाया गया? क्या मतलब हो सकती है या नहीं। आपको इसको जांच करके बताना है कि होगी या नहीं होगी, है ना। चलिए समझते हैं इसको। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक अच्छा सा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखो 6 की घात n कहने का मतलब है कि n का मान क्या क्या हो सकता है? n के मान इन्हीं में से होगा कोई भी, है ना। मतलब हो सकता है मान लो n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो यानी क्या आएगा? 6 की घात 1, यानी हो गया सर 6। अगर n की घात हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा? 6 की घात 2, यानी 6 गुने 6 36। ठीक है, अगर आप n की घात 3 लेते हो तब बोलो सर 6 की घात 3, 6 गुने 6 गुने 6 तब 216 समथिंग आएगा, है ना। 36 और 6 18 और 3 21 216, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो थोड़ा सा एक लॉजिक यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। क्या लॉजिक लगा सकते हो? कि आप n का मान इसमें से कुछ भी ले लो, आप यहां से n का मान कुछ भी ले लो, ये हमेशा इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला है सर? 0 अंक 0 पर समाप्त हो। समाप्त होना मतलब समझिए, देखो अगर मैं बोलूं कहीं लिखा है संख्या 2 3 4, तो यह संख्या किस पे समाप्त हो रही है? यह संख्या 4 पे समाप्त हो रही है। किस पे समाप्त हो रही है? 4 पे समाप्त हो रही है। समाप्त होना मतलब हमें इकाई अंक पूछ रहा है, यानी हमें इकाई अंक दिया गया है। किस पे समाप्त हो रही है? ये देखो, ये 4 पे समाप्त हो रही है, यानी यहाँ पे 0 पे समाप्त होना, यानी क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि क्या होना चाहिए सर? इसका इकाई अंक होना चाहिए सर किस पे? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए, है ना। एक 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है कि सर इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप एक लॉजिक देखोगे, एक लॉजिक जो अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तब एक ये लॉजिक समझ में आए कि सर हम क्या करते हैं? n के मान का हमें बोला है प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 ऐसे रख के चेक कर लेते हैं। देखो 1 रखा 6 आया इकाई अंक, 2 रखा इसका भी इकाई अंक 6 आया, 3 रखा इकाई अंक 6 आएगा। अगर आप 4 भी रखोगे तो देखो इसमें 6 गुना करेगा, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसे भी आप बता सकते हो कि सर अगर हमने n का मान हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो कभी भी उसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा, यानी कभी भी वो 0 से पे समाप्त नहीं हो सकती। एक ये लॉजिक हो गया पहला तरीका। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पहला तरीका ये बता सकते हो, प्राकृतिक संख्या दिया है, n का मान 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, फिर देखोगे सर हमेशा इसका इकाई अंक क्या रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब कभी भी वो सर 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी क्या बोला ना, क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पे समाप्त होगी? नहीं सर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। पहला तरीका समझ में आ गया। चलो अब आते हैं सर दूसरी तरीका पे। जैसे कि आपको समझ में आ गया है ना कि सर हमें इकाई अंक क्या आना चाहिए? सर इकाई अंक आना चाहिए 0। इकाई अंक क्या आना चाहिए सर? 0। दूसरा तरीका समझिए, है ना। क्या आना चाहिए सर? हमारे पास इकाई अंक आना चाहिए सर 0। मतलब 0 पर समाप्त होना मतलब 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ध्यान से कभी देखा होगा कि कोई भी संख्या जो 10 से विभाजित होती है उस संख्या के अंत में क्या होती है? 0 होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो 10, मान लो 20, मान लो 30, 1000 बोल लो या 540 0 बोलो। देखो
है ना। ये सारी की सारी संख्या किससे विभाजित है, ये सारी संख्या किससे विभाजित है, सबके सब संख्या किससे विभाजित है, 10 से विभाजित है। किससे विभाजित है सर, 10 से विभाजित है। क्यों 10 से विभाजित है, क्योंकि सर इसका इकाई अंक किससे विभाजित है सर, इसका इकाई अंक देखो 0 आ रहा है। यानी कोई संख्या अगर 0 के साथ अंत होती है, इसका मतलब वो संख्या एकदम फिक्स है कि किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे 0 के साथ अंत हो रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, मैं उल्टा चल रहा हूं कि अगर कोई संख्या 0 से अंत हो रही है, यानी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, इसका मतलब और वो संख्या किससे किससे विभाजित हो सकती है ना। देखो अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 10 का गुणनखंड होता है 2 और 5। यानी अगर कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी तो वो संख्या डेफिनेटली किससे विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर वो संख्या 10 से विभाजित है, क्योंकि सर वो संख्या किससे विभाजित है, 10 से। यानी कोई भी संख्या अगर 10 से विभाजित होती है तो वो संख्या 2 और 5 से जरूर विभाजित होगी, है ना। अब आप सोचोगे सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, क्योंकि सर हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, है ना। तो चलिए, तो यानी अगर इकाई अंक 0 आ रहा है, यानी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वो कंफर्म 2 और 5 से विभाजित होगी। लेकिन सर यहां पे हमें दिया गया 6 की घात n, क्या दिया गया यहाँ पे हमें, 6 की घात n, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या, है ना। चलिए अब यहां पे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोला गया, हमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है 6 की घात n, यानी हम क्या करते हैं बताइए, 6 का गुणनखंड, जैसे यहाँ पे 10 का गुणनखंड क्या है, 2 गुने 5, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 3 की घात हो जाएगा n। अब इसको आप अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा सर, 2 की घात n गुने 3 की घात n, है ना। तो आप बताओ, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सर कोई संख्या अगर 0 के साथ अंत होती, मतलब इकाई अंक 0 आएगा, यानी उसका गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। क्या 6 की घात n में क्या किसी का गुणनखंड 5 आया है सर, नहीं, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। कैसे गुणनखंड में 5 है, नहीं है। इसका मतलब सर जब इसके गुणनखंडन में 5 नहीं है, यानी 5 की घात कुछ भी नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि इसके कोई भी घात n का कोई भी मान ले लो, तो क्या वो कभी 0 के साथ अंत होगी, सर नहीं होगी। क्योंकि हमने सीखा कि सर अगर उसको 0 के साथ अंत करना है, यानी उसकी फैक्टर में, यानी उसका क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड में या गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए सर, 2 और 5 आना चाहिए। डेफिनेटली 2 और 5 होगा तभी बोलेंगे कि वो 0 के साथ अंत होगा। लेकिन सर इसके गुणनखंड में तो 2 और 5 है ही नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 5 होता तब ना बोलते 5 दूनी 10, तब लास्ट में जाके 0 होगा, लेकिन तो ये 5 है ही नहीं, यानी इसलिए हम बोलेंगे सर n का कोई भी मान ले लो आप, यहाँ पे n का यहाँ पे कोई भी आप मान ले लो, यहाँ पे n कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, n बिलोंग्स टू एनी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, 6 की घात n कभी भी 0 क्या है, कभी भी अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आ गया, क्योंकि सर 6 की घात n, 6 की पावर n जो है 5 से विभाजित नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है, 5 से विभाजित। यानी अगर हमें 0 पर समाप्त करना है तो वो संख्या को 5 से भी विभाजित होनी पड़ेगी, और ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है ना। तो इसलिए बोलेंगे कि यह संख्या जो हमारा कभी भी 6 की घात n कभी भी 0 के साथ अंत नहीं होगी, यानी इकाई अंक कभी भी 0 नहीं है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है सर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पे। क्या क्या कंसेप्ट आता है सर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तो पहले ही बता दिया, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड हो ना। चलो पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की मतलब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अभाज्य संख्या और यहाँ पे लिखते हैं भाज्य संख्या। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये बहुत इसमें आपको अच्छे से अगर ये क्लियर हो गया तो इस पर क्वेश्चन कभी भी आया तो आराम से आप बना लोगे। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात करते हैं।
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसके पास दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या जिसके पास दो गुणनखंड हो। और कैसे दो गुणनखंड? एक और अपने आप से कटने चाहिए, एक और अपने आप। ठीक है, चलो अब रही बात भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो ये हो गया सर जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने बोला था एक ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या। क्यों एक नहीं होती है? क्योंकि सर एक के पास मात्र एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। लेकिन सर भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके पास दो से अधिक, जिसके पास दो से अधिक हो। कितना से अधिक? तो सर दो से अधिक हो उसे हम कहते हैं क्या? भाज्य संख्या। और जिसके पास दो होता है गुणनखंड उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप बोलो सर यहाँ पे क्या यूज है? तो क्योंकि यहाँ पे बोला गया क्या गया है कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहला संख्या दी गई 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13। दूसरा संख्या दिया गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5, ये दूसरा। अब पूछा गया क्या ये भाज्य संख्या क्यों है? बोला मतलब बता दिया कि भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा गया है। यानी भाज्य संख्या कब होगी? जब उसके पास दो से अधिक गुणनखंड है। यानी कहीं से हम अगर इसको दिखा दें कि इन दोनों संख्याओं के पास दो से अधिक गुणनखंड है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह भाज्य संख्या है। आगे समझ में? अगर हम इसको दिखा दें यहाँ पे कि इन दोनों संख्याओं के पास दो से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब इसीलिए यह भाज्य संख्या है ना। मतलब मेरा मोटिव क्या है? दो से अधिक गुणनखंड दिखाना। चले ठीक है, क्योंकि सर भाज्य संख्या क्या होती है? दो से अधिक गुणनखंड, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, है ना। चलो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला सर 7, हाँ क्या बोला गया? 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, है ना। ध्यान दो, गुना में आप ये मत भूल जाना सर कि जोड़ भी दिया गया, है ना। चलो अब ध्यान से अगर देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो देखो इसमें भी 13, इसमें भी 13, कॉमन ले लीजिएगा। 13 को ले लो, कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया सर? 7 गुने 11 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा सर? 1 बच गया। सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया सर 13, ये हो गया सर 11 7 77 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 13 गुने 78। क्या हो गया सर? 13 गुने 78। यानी यह जो संख्या लिखा गया है, यह संख्या लिखा गया है 13 गुने 78। अब मान लो कोई भी संख्या हो, इसके साथ 1 गुना में नहीं लिखा तो अपने से 1 लिख सकते हैं गुना में। और क्यों हम 1 लिख रहे हैं? ताकि आपको यह पता चल सके, ताकि आपको यह पता चल सके कि यह जो संख्या है, यह जो संख्या है किससे किससे विभाजित है? तो यह संख्या 13 से विभाजित है, क्योंकि 13 गुना में लिखा हुआ है। 78 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। इट मीन्स ये क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि यह संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है सर? 2 से अधिक गुणनखंड है। यानी जैसे ही पता चला सर कि 2 से अधिक गुणनखंड है, हम क्या बोलेंगे? सर ये भाज्य संख्या है। आगे समझ में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर 13 गुना 78 का मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 13 से भी कटे। जैसे एग्जांपल, अगर आप यहां नहीं समझेगा, एग्जांपल देख लो। अगर मैं बोलूं यहां पे लिखा है 10 का गुणनखंड क्या होगा सर? 2 गुने 5। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये 10 जो है ना 2 से भी कटेगा। देखो कटा के देख लो, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। समझा? यानी जो गुना में लिखा है इसका मतलब क्या है? इससे जो भी संख्या बनेगा वो संख्या 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसका मतलब देखो ये गुना में लिखा है ना, तो इससे जो भी गुना करके लिखिएगा उससे जो भी संख्या बनेगा वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूं कहीं 12 क्या हो जाएगा सर? 2 गुने 3 गुने 2, ऐसा होगा ना। तो आप बोलोगे सर ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से, मतलब इससे जो भी संख्या गुना करके वो इससे कट रहा है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि सर 13 गुना 78 है, यानी इससे जो भी संख्या बनेगा वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, और जो भी संख्या बनेगा वो तो 1 से जरूर कटेगा। फिक्स है। ये देखो ये 1 से भी कटेगा। हमें सिर्फ क्या दिखाना था कि सर इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, क्योंकि 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है। यानी यह संख्या क्या हो गई सर? यह संख्या हमारा भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्याएं है कि हमें अब एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सर ये 2 से इसके पास अधिक गुणनखंड है। ये पहला सॉल्व हो गया। चलो
ये सर पहला सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। चलो दूसरा भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। लॉजिक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला सर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और क्या देगा × 1 प्लस का 5, है ना। सेम, चलो वही करो आराम से। देखो इसमें भी 5, इसमें भी 5 कॉमन ले जाए। चलो कॉमन ले लिया 5, है ना। अब क्या बच गया सर, अब यहां बचा सर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 अब प्लस यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा सर 1 बचा, है ना। क्लियर यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5, अब चलो इसको गुना कर लो और यहां से हो गया 3 दूनी 6, 8 6 चौका 24, तो 42 × 24, है ना। 42 गुने क्या हो गया 24 हो गया। अब प्लस का क्या हो गया सर 1, इसको गुना कर लेते हैं। 42 और 24 गुना कर लेते हैं। 8 16 4 8 10 मतलब 1008, है ना। यहाँ हो गया सर 5, ये हो गया 1008 और जोड़ 1, है ना। तो ये हो गया सर हमारे पास 5 × 1009 मतलब 1009, है ना। 5 × 1009 सेम वही कि सर यह जो संख्या है, यह जो संख्या है, यह संख्या से जो भी संख्या बनेगी, यह संख्या से जो भी संख्या बनेगी वो संख्या किससे से कटेगी 5 से कटेगी और 1009 से कटेगी, है ना। अब जो भी संख्या बनेगी वो तो 1 से जरूर करती है, यानी इसके गुना में हम 1 अपने से लिख भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करें तो बात वही होता है। यानी इससे जो भी संख्या बनेगा वो संख्या किससे किसी विभाजित होगी, वो संख्या विभाजित होगी 5 से, 1009 से और 1 से। यानी इसके पास भी ध्यान से देखो, इसके पास भी कितने गुणनखंड आ गए, इसके पास भी 2 गुणनखंड आ गए, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। जैसे ही पता चला सर 2 से अधिक गुणनखंड है यानी क्या है, ये सर भाज्य संख्या है। जैसे ही पता चला सर इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है यानी क्या हो गई सर, लिख देते हैं यहां पे सर 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इट मीन्स ये क्या हो गया सर भाज्य संख्या। क्या है सर, ये हमारी भाज्य संख्याएं है। क्लियर है। तो इट मीन्स क्या हो गई सर, ये हमारी भाज्य संख्याएं हो गई, ये हमारी क्या हो गई सर भाज्य संख्या हो गई, है ना। देखो तो आपको इस सारे क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, बहुत नया नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभी तक तो आप ऐसे ही डिफिनेशन रटते आ रहे थे जो सर एक और अपने आप से घटे, जिसको मैंने थोड़ा सा और डेवलप करके बताया कि सर जिसका 2 गुणनखंड हो, भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक, तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे अपने ओरिजिनल उसका यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसमें बताया कि ये सब भाज्य संख्या ये भी है और ये भी हमारा क्या आ गया सर भाज्य संख्याएं, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको आप स्टार मन कर लेना और इसी की तरह 2-3 क्वेश्चन और आप कमेंट बॉक्स में पिंग करना, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे लाइव क्लास में कराए वहां पर भी देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बस देखो ध्यान से इसको पढ़ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी खेल के मैदान, मान लीजिए खेल के मैदान है और इसके चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है। दूसरा कलर से मानते हैं, चलिए ये हो गया इसका वृत्ताकार पथ, है ना। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक, देखो जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही आसान होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जितना ही बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। आपको मतलब कि ये नहीं देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ दे, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके एक चक्कर लगाने में सोनिया, कोई सोनिया नाम की लड़की है, उसको 18 मिनट का समय लगते हैं, है ना। चलो तो सोनिया को इसको एक चक्कर लगाने में, लिखते चलते हैं, सोनिया को इसके एक चक्कर, मतलब मान लो यहाँ पे सोनिया है ना, यहाँ पे सोनिया है और इसको एक चक्कर मतलब यहां से यहां एक चक्कर लगाने में इसको लग रहा है 18 मिनट। इसको कितना मिनट लग रहा है 18 मिनट। आगे बढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में किसको, रवि को 12 मिनट लगता है। हाँ, लड़का है तो थोड़ा जल्दी चल जाएगा ना, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, लड़कियां भी हमारे एटलीस्ट बहुत आगे है ना। देखो तो मतलब रवि को कितना मिनट लग रहा है 12 चक्कर, मतलब इसी मैदान को। चलो रवि को हम दूसरा कलर से दिखा देते हैं, चलिए हाँ इस कलर से दिखा देते हैं। मान लो यहाँ पे है रवि और इसको इसी मैदान का चक्कर लगाने में लग रहा है रवि को कितना लग रहा है
12 मिनट, ठीक है। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है ना, भले यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, रवि को भी 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, देखो मैंने एक ही स्थान से दिया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा, मतलब एक ही दिशा, मतलब ये भी इधर जा रहा है तो ये भी इधर, मैंने वैसे दिखाया भी है ना, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। सबसे आसान, इसको अगर आपको मान लो कि मतलब ये आपको एलसीएम में सिर्फ नहीं भी आता है ना, तो आप इसको सिर्फ अपने से लॉजिक लगा बना सकते हो। क्या कि सर सोनिया जो है 18 मिनट का टाइम लेगी, है ना, तो इसको टाइम लगेगा। देखो ऐसे, पहला एक राउंड में सोनिया घूमी 18, तो रवि कितना घुमा 12, है ना। फिर दूसरा राउंड में सोनिया कितना घूमी 18, तो कितना आ गया 36। कितना आ रहा है देखते जाना कि कौन से सम पे दोनों के तुम्हें बराबर रहा है। तो सोनिया का होगा 36, मतलब सोनिया हो गई 36, ठीक है। अब देखो 12, तो इसको क्या है सर 12 12 12, तब जाके 36। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रवि जो है 3 चक्कर लगाता है, रवि जो है अगर 3 चक्कर लगाता है तो सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाएगी। सोनिया क्या करेगी 2 ही चक्कर लगा पाएगी। तो ये तो क्या लॉजिक से, है ना। अब देखो ये जो हमने काम किया है, यही काम तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तन में करते हैं, एलसीएम में करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें क्या करना है सर, जो 18 मिनट और 12 मिनट है, इसका क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तन। क्योंकि सर इसमें हम लोग देखो जो हमारा बराबरता का केस होता है, जो हमारी क्वांटिटी के केस होता है, किसमें करते हैं सर लघुत्तम समापवर्तन में, है ना। यानी हमें क्या करना है सर 18 और 12 का क्या निकालना है सर एलसीएम निकालना है। तो 2 तरीके आपको, भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो हम निकाल लेते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यहां हो गया सर हमारे पास 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास 18 का क्या हो गया सर 2 गुने 3 की घात 2, और यहाँ 12 क्या हो गया सर हमारे पास 2 की घात 2 गुने 3, है ना। अब दोनों में से देखो हमें क्या लिखना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं सर, सबका साथ लेकिन बड़ा लोगों का विकास करेंगे। तो बड़ा लोगों का विकास कीजिए, यहाँ पे बड़ा लोगों का विकास कीजिए जल्दी जल्दी। क्या होगा सर, यहाँ पे 2 की घात 2 सबसे बड़ा, यहाँ पे चलो 2 की घात 2 ले लो, यहाँ फिर 3 की घात 2 बड़ा तो ले लो। तो ये सर 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9। तो ये क्या 9 चौके 36, 9 चौके 36। देखो यहाँ से भी आ गया, मतलब 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे फिर पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे, वे पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। क्लियर है, कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद, है ना। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो दिखने में इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, सबसे आसान आपको लगा हुआ क्वेश्चन ना। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद शायद इसमें क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब प्रश्नावली 1.1 जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये एक आपको सीरीज दिख रहा होगा, जिससे कंटिन्यूटी में हम लोग वीडियो चलने जा रहा है, मतलब अध्याय वाइज, मतलब प्रश्नावली वाइज चल रहा है। 1.1 फिर 1.2 ऐसे आते जाएगा आपका, जो भी आएगा 2.1 2 ऐसे आते जाएगा। कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी एंड करेंगे। तो अगर इन बिटवीन अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट होता है ना, इसके अलावा भी मतलब कोई बुक अगर फॉलो करो, जैसे आरएस वाला जो भी बुक फॉलो करो, स्टूडेंट फ्रेंड्स वाला, और उसमें भी कुछ भी डाउट होता है, तब जरूर 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा उठा सके, तो वो भी इसका फायदा उठा सके, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे का सारा सब्जेक्ट का जल्दी से जल्दी आपको मिल लेते चले इसी तरह, है ना, ताकि आपको एग्जाम में से कुछ ना कुछ फायदा आप उठा सको। ठीक है।